हे फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हिंदी के 10 सबसे पॉपुलर नाटक का नाम लेना हो तो आप सबसे पहले किसका नाम लेंगे? आप ज़रूर भारतेंदु हरीशचंद्र जी द्वारा लिखित अंधेर नगरी का नाम लेंगे। यह नाटक उन्होंने 1881 में लिखा था और इस नाटक को उन्होंने एक ही रात में कंप्लीट भी किया था। यह नाटक पहली बार काशी के हिंदू नेशनल थिएटर में प्रदर्शित किया गया था। अंधेर नगरी को इतनी बार प्रदर्शित किया गया है थिएटर्स में कि इसे हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रदर्शित नाटक भी कहा जाता है या माना जाता है। इस नाटक में हास्य से ज़्यादा व्यंग है, जिससे विवेकहीन न्याय व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। आइए इस नाटक को सुनते हैं और देखते हैं कि कैसे विवेकहीन न्याय व्यवस्था की इसने पोल खोली है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, 6 दृश्यों में सिमटे इस छोटे से नाटक को पहले जान लिया जाए, उसके बाद इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले दृश्य में ऐसा होता है कि एक महंत जी अपने 2 शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ एक नगर में पधारते हैं। वो नगर देखने में दूर से बहुत सुंदर लग रहा है। महंत जी दोनों शिष्यों को भिक्षाटन करने की अनुमति देते हैं, किंतु अधिक लोभ न करने की चेतावनी भी देते हैं। दूसरे दृश्य में एक बाजार का दृश्य है, जिसमें सभी विक्रेता अपनी ऊंची ऊंची हाँक लगा रहे हैं। ये विक्रेता हैं कबाब वाला, चना जोर गरम बेचने वाला घासीराम, हलवाई, कुजड़ीन, नारंगी वाली, मुगल, पाचक वाला, बनिया, जात वाला ब्राह्मण, ये सभी अपने अपने सामान की ऊंची हाँक लगा रहे हैं। बाज़ार है, सामान तो बिकेगा, परंतु यहाँ के बाज़ार में एक खासियत क्या है, हर सामान का एक भाव है, वो टके सेर है। मतलब कि अगर कोई घी लेता है 1 सेर तो वो 1 टके में लेगा, साग धनिया मिर्चा लेगा तो 1 टके का 1 सेर लेगा, मिठाई लेगा तो 1 टके का 1 सेर लेगा। गोवर्धन दास ये देखकर बहुत खुश होता है। उस नगर के राजा का नाम पूछता है तो पता चलता है कि इस नगर के राजा का नाम चौपट राजा है और नगरी का नाम अंधेर नगरी है। बहुत प्रसन्न होता है। भिक्षाटन में 7 पैसे मिले हुए थे, उससे वो हलवाई वाले से 3.5 सेर मिठाई खरीद लेता है। तीसरे दृश्य में महंत जी के पास वो मिठाई लेके पहुंचता है। महंत जी को बताता है कि ये जो नगर है बहुत ही अच्छा है, ढेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। ये सुनकर महंत जी सजग हो जाते हैं और अपने शिष्यों को यहाँ न रहने की चेतावनी देते हैं, किंतु गोवर्धन दास नहीं मानता है, उसे यहाँ अच्छा लगता है। वो अपने गुरुजी से कहता है कि मैं इसी नगर में रहूँगा। तो गुरुजी अपने दूसरे शिष्य को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसे कह देते हैं कि ठीक है, तुम्हें कभी कष्ट हो तो मुझे ज़रूर स्मरण करना। अब चौथा दृश्य एक राज दरबार का है, जिसमें कोई फरियादी अपना न्याय मांगने के लिए पहुंचा हुआ है। उसका कहना है कि उसकी बकरी कल्लू बनिए के दीवार से दब गई है। तो राजा का फरमान होता है कि दीवार को पकड़ कर लाया जाए। पता चलता है कि दीवार को पकड़ कर नहीं लाया जा सकता है, तो फिर कहा जाता है कि दीवार के रिश्तेदारों को पकड़ कर लाया जाए। फिर मालूम होता है वो भी नहीं आ सकता है। तब राजा का आदेश होता है कि कल्लू बनिया को पकड़ कर लाया जाए। कल्लू बनिया आकर दोष लगाता है कि कारीगर अच्छा दीवार नहीं बनाया, और इसी तरह दोष आगे भिश्ती, चूना वाला बनिया, भिश्ती, मशक बनाने वाला, इसी तरह अंततः ये दोष कोतवाल पर आकर गिरता है। कोतवाल को फांसी की सज़ा हो जाती है। अब पांचवें दृश्य में कि फांसी का फंदा कोतवाल के गले के लिए बड़ा है, इसलिए मोटी गर्दन वाले गोवर्धन दास को प्यादे पकड़ कर ले जा रहे हैं फांसी देने के लिए। छठे दृश्य में गोवर्धन दास परेशान है, गुरुजी आ जाते हैं। महंत जी आकर देखते हैं गोवर्धन दास को तो फांसी पड़ने वाला है। गोवर्धन दास के कान में गुरुजी, उसके महंत जी कुछ कहते हैं। इसके बाद तो महंत जी और गोवर्धन दास में आपाधापी मच जाती है कि मैं फांसी पर चढ़ूँगा तो मैं फांसी पर चढ़ूँगा। ये देखकर सिपाही को आश्चर्य होता है। पता करता है तो मालूम होता है कि अभी जो साइंत है, मतलब अभी जो मुहूर्त है, इसमें मरने वाला सीधे स्वर्ग जाएगा। तो ये अधिकार राजा का सबसे अधिक होगा, राजा ही उस फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बकरी के दबने पर भ्रष्ट शासन व्यवस्था, विवेकहीन न्याय व्यवस्था किस प्रकार का न्याय दे सकती है। वस्तुतः ये नाटकीय स्थितियाँ कोई कहानी नहीं है, बल्कि भ्रष्ट शासन व्यवस्था की एक सर्वकालिक टिप्पणी है, परिचय है। यह नाटक आज भी प्रासंगिक है और इसकी प्रासंगिकता ही इसे कालजयी रचना बनाती है। सच तो ये है कि
अंधेर नगरी कोई नई नगरी नहीं है, बल्कि ये एक शाश्वत नगरी है और इन शाश्वत नगरियों में गुणी और अवगुणी में कोई भेद नहीं होता। लेखक ने फिर भी एक सकारात्मक रुख अपनाते हुए ये बताया है कि वो बुद्धिजीवी वर्ग ही है जो अंधेर नगरी को समाप्त कर सकता है। दोस्तों, नाटक को पढ़ने के बाद इसका वास्तविक आनंद उठाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो बाज़ार की रूपरेखा, राज दरबार की रूपरेखा देखने को मिली है वो मेरे कहने में कहीं भी नहीं समाया है। मेरे संक्षिप्त टिप्पणी में, मेरे संक्षिप्त कहानी में इसकी कोई रूपरेखा आपको नहीं मिलेगी। आप इस कहानी और इस नाटक को पढ़कर ही इसके वास्तविक आनंद को पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।